हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि 2022 के सेट के ये क्वेश्चन हैं जो कि 2022 प्रीवियस ईयर सेट में पूछे गए थे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक दर्पण के सम्मुख कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, इसका कारण क्या है। यानी कि आप एक, जैसे कि मिरर हमारे पास है, इसके सम्मुख कितनी, यानी कि इसके सामने आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, इसका कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है समतल, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है अवतल, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है उत्तल, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है या तो समतल या फिर उत्तल। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब होता है वह सदैव आभासी तथा सीधा बनता है, तथा समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और लेकिन हमारा उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब आभासी बनता है, किंतु वस्तु के आकार से छोटा बनता है। और हमारे पास यानी कि दो रीजन हो गए, यानी कि समतल में भी हमारा जो कि प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा, और लेकिन उत्तल में भी हमारा सीधा बनेगा, लेकिन उत्तल में हमारा जो कि है वस्तु से छोटा बनेगा, लेकिन अवतल में हमारा है जो कि हमारा वस्तु से के बराबर बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समतल या फिर उत्तल। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि सिरों ए व बी पर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा। यानी कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस, यानी कि सवाल में दे रखा है, ये हमारे पास ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे हैं, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लगे हैं, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगे हैं, और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे हैं, और यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस लगे हैं, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा, और यहाँ से हमारा ये एक रेजिस्टेंस लगा, यहाँ से एक हमारा रेजिस्टेंस लगा। ये हमारे पास बी है, हमारे पास ए, हमारे पास आर प्रतिरोध है, सभी का मान आर हमारे पास है। तो यहाँ पर इनका तुल्य प्रतिरोध बताना है, यानी कि तुल्य प्रतिरोध बताएंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, यानी कि हमारे पास ये जुड़ जाएंगे, इसे हम R1 मान लेंगे, तो इसे R2 मान लेंगे, और इसे R3 मान लेंगे, इसे R4 मान लेंगे, इसे 5, इसे 6, इसे 7, इसे 8, यानी कि R8 मान लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे जो कि RA, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो यानी कि हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि R प्लस R, यानी कि 2R हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों 2R हो जाएगा, ये 2R, और हमारे पास नीचे भी 2R हो जाएगा। ये 2R हमारे ये सीरीज में, अब पुनः ये हमारे समांतर क्रम में दिए गए हैं, यानी कि 2R इंटू 2R ब्रैकेट में 4R। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर R है, यानी कि हमारा R इक्विवेलेंट यहाँ पर निकल कर आ गया। और इसी प्रकार यहाँ पर भी हमारा R निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर नया सर्किट ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पर एक और बन जाएगा, यानी कि ये हमारा B हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये R, ये R। तो यहाँ पर हमारा इसे जोड़ देंगे। अब जैसे श्रेणी क्रम में हो गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2R। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2R। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पास अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एल्युमिनियम का आपेक्षिक घनत्व 2.7 है, तो एसआई प्रणाली में इसका मान होगा, यानी कि इसे एसआई प्रणाली में कन्वर्ट करके बताना है। तो यहाँ पर इसे बताएंगे, यानी कि हमारे पास फार्मूला होता है दो पदार्थों के बीच आपेक्षिक घनत्व का, यानी कि आपेक्षिक घनत्व को हम रो से डिनोट करते हैं। रो बराबर होता है, यानी कि रो ए, यानी कि ए का आपेक्षिक घनत्व बटे रो बी, यानी कि रो का हमारे पास, यानी कि बी का आपेक्षिक घनत्व। तो यहाँ पर हमारे पास रो, यानी कि रो आर हमारे पास पानी के सापेक्ष एल्यूमिनियम का सापेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व हमारे पास दे रखा है 2.7 बराबर, और रो ए बटे रो, यानी कि डब्लू। तो यहाँ पर हो जाएगा रो एल बराबर, यानी कि यहाँ पर हमारे पास रो एल बराबर हमारे पास जो कि दे रखा है, रो एल बराबर हो जाएगा हमारे पास रो एल, यानी कि एल्यूमिनियम का आपेक्षिक घनत्व बराबर 2.7 इंटू पी, यानी कि रो वाटर। तो यहाँ पर वाटर के सापेक्ष हमारा यानी कि होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जो कि रो एल्यूमिनियम, इसे एसआई प्रणाली में हमारे पास हो जाएगा 2.7 1000 किलोग्राम अपन मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 2700 किलोग्राम अपन मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो कि हमारा
राइट आंसर हो जाएगा बा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2700। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर चौथा। कह रहा है कि एक कण हमारे पास आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है। यदि एक समान गति का परिक्रमण काल टी है तो t/2 समय पश्चात कण का विस्थापन होगा। यानी कि हमारे पास वृत्ति यानी कि कण है हमारे पास, ये हमारे पास आर त्रिज्या, इसकी आर त्रिज्या है, इसके यानी कि वृत्त हमारे पास है, इस पर ये हमारा चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर टी समय में एक चक्कर लगा रहा है, यानी कि इसका परिक्रमण काल हमारे पास टी यानी कि एक टी समय लेता है और एक पूरा चक्कर घूम जाता है। तो t/2 समय में यानी कि t/2 यानी कि आधा समय में हमारे पास ये यहाँ पर आधा चक्कर घूम पाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ए से यहाँ पर बी तक पहुँच पाएगा। अब पुनः ए पर जाने के लिए इसे पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा यानी कि हमारे पास ए प्लस बी यानी कि आर ए, यहाँ पर हमारे पास आर प्लस आर यानी कि तो ये जाएगा हमारे पास 2r, यानी कि यहाँ से गया यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा हमारे पास 2r। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2r। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास से पाँचवा कह रहा है कि एक आदर्श एमीटर तथा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्रमशः होता है। यानी कि एमीटर हमारा जो होता है वह धारा को मेजर करता है, विद्युत धारा को, और हमारे पास वोल्ट मीटर होता है वह विद्युत विभव को मेजर करता है, यानी कि वोल्टेज को मेजर करता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। और मैं आपको बताऊं, जो एमीटर होता है उसे हम परिपथ के हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जबकि हम वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आदर्श एमीटर और आदर्श वोल्ट मीटर के लिए सही बात हमसे पूछी गई। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, इसका प्रतिरोध अनंत तथा शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है दोनों का शून्य। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है दोनों का शून्य तथा अनंत। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है दोनों के लिए अनंत। तो डियर स्टूडेंट, यानी कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध हमारा शून्य होता है, ताकि परिपथ में प्रवाहित धारा के वास्तविक मान को नापा जा सके। यानी कि धारा जितना ही रेजिस्टेंस हमारा 0 के बराबर होगा उतनी ही धारा हमारी अधिक बहेगी, इससे हम एमीटर अधिक माप सकेगा। लेकिन वोल्टेज जितना हमारा ज़्यादा होगा, यानी कि परिपथ का जो कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारा जो कि वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसका परिपथ यहाँ पर हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज को नापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमारा जो कि होता है वह अनंत होता है आदर्श एमीटर के लिए, और जबकि आदर्श वोल्ट मीटर के लिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, जबकि आदर्श एमीटर के लिए हमारा जो कि प्रतिरोध होना चाहिए वह शून्य होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक कार 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति आरंभ करती है, और यहाँ पर 10वें सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। यानी कि 10 सेकंड बाद इसकी चाल द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी यानी कि नोट्स और ये PDF का लिंक चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टेकर स्टडी से जुड़ सकते हैं, जिसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, यानी कि u बराबर हमारे पास 0 हो जाएगा, और हमारे पास त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन हमारे पास है जो कि a बराबर हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10वें सेकंड में चली गई दूरी हमारे पास हो जाएगी, यानी कि t बराबर हमारे पास हो जाएगा 10 सेकंड। तो 10वें सेकंड में तय की गई दूरी हमारे पास हो जाएगी s बराबर, यानी कि SN बराबर u प्लस a/2 2t - 1। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो t बराबर 10 सेकंड रखेंगे, तो S10 यानी कि 10 सेकंड बाद u हमारे पास 0 है, और हमारे पास जो कि a है हमारे पास 2 और 2 हो जाएगा, और हमारे पास 2t यानी कि 2 × 10 - 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 यानी कि 20 2 दाम 20 -1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 19 मीटर। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 19 मीटर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 12.00 में सार्थक अंकों की संख्या, यानी कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो डियर स्टूडेंट, सार्थक अंकों की संख्या निर्धारित करने के सामान्य नियम के अनुसार क्रमशः इकाई एवं दहाई एवं आगे के क्रम अंकों को बाद दशमलव से पीछे रखे गए शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी कि यहाँ पर
हमारे पास दशमलव के बाद हमारे जितने जीरो होंगे वह सभी सार्थक अंक कहलाएंगे। तो इसमें हमारे पास सार्थक अंक हो जाएगा कि जीरो को भी इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास जीरो दशमलव के बाद लगा, तो इसमें सार्थक अंक हो जाएगा हमारे पास 4। और अगर हमारे पास ऐसे दिया होता 0.12 दिया होता तो इसमें हमारे सार्थक अंक केवल 2 ही होते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से दिया है तो इसे हम सार्थक अंक हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि कह रहा है कि ये क्वेश्चन भी 2022 सेट के ही लिए गए हैं। कह रहा है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति व तरंग 2 किलोहर्ट्ज़ तथा 70 सेंटीमीटर है, तो 2.8 किलोमीटर दूरी तय करने में क्रमशः तरंग द्वारा तय किया गया यानी कि समय कितना लिया जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर यानी कि आवृत्ति को एन से डिनोट करते हैं, तो एन बराबर हमारे पास है 2 यानी कि 2000 हर्ट्ज हो जाएगी, यानी कि किलो को 1000 हर्ट्ज से लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 हर्ट्ज हो जाएगी। अब हमारे पास तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा बराबर हमारे पास दे रखा है 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 70 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.7 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास 0.7 मीटर आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर वेग निकाल लेंगे, यानी कि बी बराबर स्पीड हो जाएगी, वेग बराबर होता है इन लेमडा, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा 2000 इंटू 0.7, तो यहाँ पर हो जाएगा 1400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ये वेग आ गया है। अब समय निकालने के कितना लगेगा, समय निकालने के लिए टी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, यानी कि टी बराबर बटे वी। दूरी हमारे पास है कितनी 2.8 किलोमीटर, और हमारे पास जो कि वेग हमारे पास है किलोमीटर, इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास वेग है 1400 मीटर, तो 2 जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 14 दूना 28। तो डियर स्टूडेंट हमारा जो कि समय आ गया वह 2 सेकंड आ गया। तो डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। करा कि किसी वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 1 मिलीमीटर है, इसके वर्नियर कैलिपर पर 50 खाने बने हुए हैं, तो वर्नियर कैलिपर का अल्पतम माप होगा, यानी कि अल्पतम माप कितना होगा। तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 1 mm बराबर होता है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास ये स्केल होती है, इसमें हमारे पास 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 mm होते हैं, तो 1 mm में हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वर्नियर कैलिपर में हमारे पास जो 50 खाने बने होते हैं, यानी कि 50 भाग होते हैं, जिसका अर्थ होता है 0.1 सेंटीमीटर को 50 भागों में विभाजित किया गया, यानी कि ये 0.1 सेंटीमीटर को हमारे 50 जगह डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर अंतिम न्यूनतम गणना करने के लिए यहाँ पर इसे वर्नियर कैलिपर का अल्पतम मांग ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम 0.1 सेंटीमीटर को 50 से भाग कर देंगे, और यहाँ पर सेंटीमीटर को अब यहाँ पर mm में बदल लेंगे, यानी कि 0.1 यानी कि इंटू 10/50, यानी कि 1/50 mm आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक खाने का अल्पतमांक 1/50 होता है, mm होता है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सम्मुख एक वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो हमारे पास अवतल लेंस है, अवतल लेंस में हम वस्तु किसी भी लेंस हो, यानी कि अवतल या अवतल हो, वस्तु हमेशा माइनस में ही लेते हैं, क्योंकि वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर ही रखी जाती है अधिकतर केस में। तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर हमारे पास वस्तु दूरी पर रखी गई, वस्तु 40 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यह अवतल लेंस है, इसलिए फोकस दूरी भी इसमें माइनस में लेंगे, उत्तल में प्लस में लेते हैं, तो फोकस दूरी पास हो जाएगा 20 - 20 सेंटीमीटर, और बी हमारे पास पूछा गया, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछी गई है। तो हम लेंस का फार्मूला लगाएंगे, फोकस दूरी 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, तो 1/b इधर भेज देंगे, यानी कि 1/b इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर 1/f प्लस 1/u। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, तो 1/-20 प्लस, यानी कि यहाँ पर माइनस कर देगा 1/-40। तो यहाँ पर आगे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 40, यानी कि 1/b बराबर 40, और यहाँ पर -2 - 1, यानी कि -3/40
यानी कि अब यहाँ पर v बराबर आ जाएगा हमारे पास 40/3, यानी कि हमारे पास आ गया -13.33 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये 13.33 सेंटीमीटर हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी आ गई है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि 20 सेंटीमीटर हमारे पास फोकस दूरी है, यहाँ पर वस्तु की दूरी, यहाँ पर हमारे पास एफ है और ये हमारे पास यू है। तो यहाँ पर से हमारे जो बन जाएगा वह प्रतिबिंब बनेगा 40 और 20, यानी कि फोकस व प्रकाशिक केंद्र के मध्य, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि यह हमारा ऑप्टिकल केंद्र होता है, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल केंद्र के बीच में बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वायु में चलती हुई एक प्रकाश की किरण किसी कांच की पट्टिका से गुजरती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यानी कि ये हमारे पास कांच की पट्टी है, ये हमारे पास एक लेंस किरण आ रही थी, ये कांच में गुजरती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ऐसे चली जाती है और यहाँ पर इससे निकलती है बाहर, तो ऐसे हो जाती है। यानी कि यहाँ पर अपवर्तन कोण ये, और यहाँ पर ये हमारे पास लंब डाल लेंगे तो ये हमारे पास सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यानी कि ए बी सी हमारे पास कोण बन जाएगा। तो यहाँ पर और ये हमारे पास जाने का कोड हो जाएगा हमारे पास डी, यानी कि इधर से आई इधर से चली गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एंगल ए बराबर एंगल डी बराबर एंगल सी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल ए, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है एंगल ए बराबर एंगल डी बराबर एंगल बी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैं बताऊं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिससे उसका अपवर्तन कोण कम हो जाता है। यानी कि जो हमारी वायु है हमारी ये विरल माध्यम है, जो कांच है हमारी ये सघन माध्यम है, तो इससे हमारी इसमें गुजर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल सी है यह हमारा ज़्यादा हो जाएगा और जो कि एंगल बी है वह कम हो जाएगा, और हमारे पास जो कि यहाँ पर एंगल जो कि सी है, यानी कि एंगल सी वह भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो एंगल डी ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला और क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि 40 ओम के प्रतिरोध के एक तार को मोड़कर वृत्ताकार आकार दिया जाता है। वृत्त के व्यास के सिरों पर हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी कि तुल्य प्रतिरोध हमें बताना है। यानी कि हमारे पास ये तार था 40 ओम रेजिस्टेंस का, इसे मैंने मोड़ दिया, यानी कि इसे मैंने मोड़ दिया और एक वृत्त बना दिया। ये ए है सिरा, ये बी सिरा, ये ए सिरा, ये बी सिरा। यहाँ पर ये 20 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारे पास 20 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। लंबा तार था, इसे मैंने मोड़कर वृत्त में बना दिया है। तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमसे पूछा गया, यानी कि इसका तुल्य सिरों पर तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों जो कि हमारे पास ये समांतर क्रम में हो गए, तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है शॉर्ट ट्रिक, यानी कि ऊपर हम इनका गुणा कर देते हैं और नीचे दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पर 40 हो जाएगा, यानी कि 20 दो दूनी 4, यानी कि 400/40, तो आ जाएगा हमारे पास 10 ओम। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 ओम। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।